हेलो दोस्तों, मैं भी कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट तक देखिए क्वेश्चन को और क्वेश्चन का लेवल बताइए, क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है, और कोशिश कीजिए दोस्तों कि इस 50 में से आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दीजिए, कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, लास्ट समय चल रहा है, आपको केवल प्रैक्टिस सेट करना है, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका रिवीजन होगा और आप देखेंगे कि हाँ आप कितना तैयारी किस तैयारी के लेवल में है। ठीक ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की है कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई थी, इसका विषय था। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में दोस्तों एक कमेटी तैयार की गई थी दोस्तों, इसका विषय था। देखिए दोस्तों, ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और ब्रिटिश साम्राज्य का रिश्ता। जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक संस्थाएं की ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का आंसर? देखिए दोस्तों, पहले का आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट दोस्तों मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। ठीक ना, इसका विषय क्या था दोस्तों? तो इसका विषय था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं तैयार करना। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जबरदस्त था। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कैथरीन मेयो, एल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच में आम रिश्ता क्या था? तो इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी, वे भारतीय आंदोलन के समर्थक थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक साथी। क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरे का आंसर? दूसरे का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। तीनों का नाम याद रखिएगा दोस्तों, कैथरीन मेयो, एल्स हक्सले और चार्ल्स एंडर्स। ठीक ना, और विलियम डिग्बी, चार नाम है, तो चारों का नाम याद रखिएगा। ठीक ना, अगला देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1921 में पहली बार किसने की थी? मौलाना मोहम्मद अली ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना हसन मुहानी ने की ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों? तो तीसरे का आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मौलाना हसरत मुहानी ने दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की थी सबसे पहले 1921 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक ना, वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों, अपने ग्रुपों में अपना स्टेटस लगाइए। ठीक ना, इससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा कि और लोग जुटेंगे तो आपको कंपटीशन मालूम चलेगा कि आप कितने कंपटीशन में हैं। ठीक ना, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1757 ईस्वी में कि 1765 में कि 1773 में कि 1793 में कि ऑप्शन नहीं? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों कि 1773 में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक ना, 5 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 5 नंबर है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब एक्ट पारित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, तो 1835, 67, 78 की 1908, 1854, 64, 72 की 1910, 1854, 72, 1908 की 1910, 1867, 1908, 1910, 1919। तो कब पारित किया गया था दोस्तों एक्ट मीडिया के नियंत्रित के लिए? तो क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का पाँचवें का आंसर? तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में दोस्तों मीडिया को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों एक्ट पारित किया गया था। ठीक ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 6 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन है दोस्तों 1885, 1868, 86, 1879 की 1900 की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 6 का आंसर? तो 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1885। 1885 में दोस्तों बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1885।
7 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 7 नंबर है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास सी राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 7 का आंसर दोस्तों। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे दोस्तों विकेंद्रीकरण प्रणाली शुरू की गई थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद। 14, 15, 16 की 17 की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 8 का आंसर दोस्तों। तो 8 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों कि अनुच्छेद 14 दोस्तों, अनुच्छेद 14 विधायन की सत्ता पर दोस्तों पूर्ण नियंत्रण रखता है, ठीक ना। 9 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। बॉम्बे हाई कोर्ट, महाराष्ट्र में, लंकेश्वर में, नौगांव में, डिगबोई में की ऑप्शन ई। 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का आंसर आसान भी है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक ना। तो कहाँ पर है दोस्तों सबसे पुराना तेल भंडार भारत में। ये है दोस्तों डिगबोई असम में, ठीक है, डिगबोई असम में। 10 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर है कि भारत में यरलुंग जंगबू नदी, यरलुंग जंगबू नदी को किस नाम से जाना जाता है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और महानदी की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 10 का आंसर दोस्तों। तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र को दोस्तों यरलुंग जंगबू नदी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इसे तिब्बत में सांगपू कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। 11 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के से संपन्न है। तो लौह अयस्क से संपन्न बताना है दोस्तों कि कौन भारत के 2 राज्य हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 11 का आंसर दोस्तों। तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उड़ीसा और कर्नाटक दोस्तों ऐसे 2 राज्य हैं भारत के जो लौह अयस्क के लिए संपन्न है, ठीक ना। और देते हैं दोस्तों 12 नंबर। भारत के प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल औसत हेक्टेयर में कितना है। तो प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। 0.23, 34 की 0.20 की 0.29। क्या हो जाएगा 12 का आंसर दोस्तों। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा कितना है दोस्तों 0.08 है। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र दोस्तों 0.08 है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखते हैं दोस्तों 13 नंबर देख लेते हैं कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है। थोरियम के लिए, रेशम के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए, क्या ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 13 का आंसर। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। झरिया दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। 14 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। तो कृषि भूमि 60% से कम कहाँ पे है। पश्चिम बंगाल में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 14 का आंसर। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों बिहार राज्य में। बिहार राज्य में दोस्तों कृषि भूमि 60% से कम है, याद रखिएगा 14 का डी। बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों। तो नागार्जुन यानी अर्जुन जी किसके साथ रहते थे। तो कृष्ण भगवान के साथ रहते थे। तो कृष्णा नदी पर है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 60 नंबर है ये वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। तो उनका नाम बताना है। न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 16 का आंसर दोस्तों। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस थे, ठीक ना, जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी, ठीक ना। अगला देते हैं 17 नंबर की पेनाइल यानी यूरोप, अल अपलेसियन यानी अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है। युवा पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ब्लैक पर्वत श्रृंखला के, फोल्ड पर्वत श्रृंखला के ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 17 का आंसर। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। पुरानी पर्वत श्रृंखला के ये उदाहरण है, ठीक ना। और आ देते हैं दोस्तों 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन है। जोहान्सबर्ग है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, सिंगापुर है, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 18 का आंसर दोस्तों। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, लंदन है, ठीक ना। लंदन है दोस्तों धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक ना।
19 नंबर देख लेते हैं कि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। फ्रांस है, भारत है, यूएसए है, इटली है कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 19 का आंसर दोस्तों? 19 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, यूएसए है। एल्यूमिनियम का पूछे तो यूएसए याद रखेगा, ठीक ना। अगला देखते हैं 20 नंबर, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 20 का आंसर दोस्तों? तब 20 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गुड़गांव में, ठीक ना। गुड़गांव में दोस्तों, तो गुड़गांव देखिए दोस्तों, गुड़गांव ये गुजरात वाला नहीं दोस्तों, दिल्ली वाला गुड़गांव नहीं, ठीक ना। ये सुल्तानपुर पश्चिम बिहार है दोस्तों, बिहार में गुड़गांव है, ठीक ना। वहाँ पे जो ये स्थित है हरियाणा के गुड़गांव जिले में, हरियाणा के आसपास है दोस्तों, बिहार नहीं दोस्तों, हरियाणा के आसपास है गुड़गांव, तो वहाँ पर स्थित है ये। देखिए दोस्तों, इसको मैच करना है दोस्तों, इधर दिया है दोस्तों शहर, इधर दिया है नदी, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों इसको मिलाइए 21 नंबर का, 21 नंबर को मिलाते हैं। तो देखिए शहर है कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो ये है राटर डैम, तो राटर डैम किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइन नदी के किनारे स्थित है, 3 हो जाएगा। पेरिस किस नदी के किनारे है, ये मालूम होगा आपको, सीन नदी के किनारे स्थित है, 3 के बाद 1 हो जाएगा। तो 3 के बाद एक ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद बुडापेस्ट हो जाएगा दोस्तों, डेन्यूब नदी के किनारे, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा पोटोमैक नदी के किनारे, ठीक ना। 22 देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी तटीय सीमा, तटीय रेखा किस देश की है। यूएसए की है, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, भारत के, क्या ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 22 का आंसर दोस्तों? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कनाडा की है, ठीक ना। 23 देख लेते हैं दोस्तों। 23 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो जनजातीय समुदाय की पहचान किस राज्य में नहीं की गई है दोस्तों? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 23 का आंसर? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में दोस्तों नहीं की गई है, ठीक ना। 24 देख लेते हैं दोस्तों। 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा सूखा स्थान है। सबसे बड़ा सूखा स्थान पूछ रहा है, मुंबई है, दिल्ली है, लेह है, बेंगलुरु है, क्या ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 24 का आंसर? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, लेह है, ठीक ना। 24 हो गया। तो 25 भी देख लेते हैं। 25 है कि भारत में मध्य अर्ध शतक मिड 50s में अपनाए गए महालोनिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य पूछ रहा है, आप थोड़ा वीडियो को रोक कर देख लीजिए सो ऑप्शन, ठीक ना। ऑप्शन देख लेंगे तो आपको समय कम लगेगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका 25 का आंसर? 25 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा दोस्तों, भारी उद्योग की स्थापना करना इसका पूंजी संगठन है, ठीक ना। तो भारी उद्योग पर जोर दिया गया था पीसी महालोनिस मॉडल में, याद रखिएगा। 26 दे लेते हैं। स्तंभ 1 दिया है, स्तंभ 2 दिया है दोस्तों। अब पूछ रहा है कि इसको मिलान करना है, क्या करना है पूछ नहीं रहा है, इसको मिलान करना है। 26 को देख लीजिए, 26 को चलिए दोस्तों मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1955 में दोस्तों इधर दिया है दोस्तों, भारत आयात निर्यात बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? इसको मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1955 में दोस्तों, 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुई थी, ठीक ना, शुरू हुआ था। 3 हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन नंबर 1 ही में है। उसके बाद 1964 में दोस्तों ये हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। उसके बाद 1982 में हो जाएगा दोस्तों भारतीय निर्यात आयात बैंक, ठीक ना। उसके बाद 1987 का हो जाएगा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा चारों क्वेश्चन। शिशु मृत्यु दर क्या है बताइए? कि हर 1000 जीवित जन्मों में से हर अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। कि हर 100 जीवित जन्मों में से हर अपने 5वें जन्मदिन पर मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। कि ऑप्शन सी, बस 3 ही ऑप्शन है। क्या हो जाएगा 27 का आंसर दोस्तों? तो 27 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये तो आपको मालूम होगा कि हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात होता है दोस्तों शिशु मृत्यु दर। 33 देख लेते हैं दोस्तों। 33 नंबर है कि विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है, स्वर्ण मुद्रा कहलाती है, सुलभ मुद्रा कहलाती है, दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 33 का आंसर दोस्तों?
तो 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गर्म मुद्रा कहलाती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 देख लेते हैं, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। बड़ा बड़ा ऑप्शन है, थोड़ा वीडियो को रोकर देख लीजिए कि समय कम लगे। क्या हो जाएगा 34 का आंसर दोस्तों। 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, ये रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, ठीक ना। बड़ा बड़ा ऑप्शन है तो थोड़ा आप रोक कर देख लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा कम समय में लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन शामिल नहीं है। तिलहन, गेहूँ, चावल, दाल के ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 35 का आंसर। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तिलहन शामिल नहीं है, ठीक ना। 36 देख लेते हैं दोस्तों कि व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है व्यापार सुगमता सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा के ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 36 का आंसर दोस्तों। 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है। 37 देख लेते हैं। 37 है दोस्तों, ये भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में कौन शामिल है। CRR और HLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अनियमन, उपयुक्त सभी के ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 37 का आंसर। 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी दोस्तों, उपयुक्त सभी शामिल है, ठीक ना, वित्तीय क्षेत्र के सुधार में। 38 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जरी शिल्प का प्रतिनिधि क्षेत्र है। तो जरी शिल्प का प्रतिनिधि क्षेत्र कौन है। वडोदरा है, वाराणसी है, सूरत है, जयपुर है कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 38 का आंसर दोस्तों। 38 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों जयपुर है। कौन है, जयपुर है, ठीक ना। 39 देख लेते हैं दोस्तों, 39 नंबर है तो इसका 38 का आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। 39 देख लेते हैं कि ब्याज भुगतान एक आइटम है, ब्याज भुगतान आइटम है राजस्व व्यय का, पूंजीगत व्यय का, योजना व्यय का कि ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 39 का आंसर दोस्तों। 39 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, राजस्व व्यय का। तो ब्याज भुगतान किसका आइटम है, तो राजस्व व्यय का, ठीक ना। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ, हम्पी और होसपेट में, हैदराबाद और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में कि ऑप्शन नहीं। 40 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद और बेलूर में दोस्तों होयसल स्मारक पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 41 नंबर देख लेते हैं। 41 नंबर, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 41 का आंसर। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सोडियम है। 42 देख लेते हैं कि कास्मिक की किरणें, कास्मिक की किरणें आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 42 का आंसर दोस्तों। तो 42 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, आवेशित कण है। कास्मिक किरणें क्या है, आवेशित कण है, ठीक है। 43 देख लेते हैं दोस्तों। 43 के 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 43 का आंसर। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था दोस्तों, जो नागासाकी पर बम गिराया गया था, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10, 10 से 12। स्वस्थ मनुष्य के अंदर पूछ रहा है। क्या हो जाएगा 44 का आंसर दोस्तों। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर, ठीक ना। 45 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। कार्बन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की ऑप्शन नहीं। 45 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बन मिलता है, ठीक है ना। बस 5 क्वेश्चन रह गए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। 46 देख लेते हैं कि टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलेरा किसके उदाहरण है। संक्रामक रोग के, वायुजन्य रोग के, जलजन्य रोग के, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक साथ। क्या हो जाएगा 46 का आंसर दोस्तों। 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संक्रामक रोग के उदाहरण हैं दोस्तों टाइफाइड और कॉलेरा, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों 47 नंबर कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में बताइए कौन सा गैस प्रयुक्त होती है।
ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, डेडान की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा आंसर 47 का? 47 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिगरेट लाइटर में दोस्तों ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। 48 देख लेते हैं दोस्तों कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक साथ ही। क्या हो जाएगा 48 का आंसर दोस्तों? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी से जो है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में प्रयुक्त होती है दोस्तों, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। 49 देख लेते हैं कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में से प्राप्त होते हैं? शुष्क पत्तियाँ, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्प कली की ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा 49 का आंसर दोस्तों? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों कि शुष्क पुष्प कली। लौंग पौधे के किस भाग से पाया जाता है? तो पुष्प कली से पाया जाता है। 50 नंबर देख लेते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ये तो आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता सकते हैं। क्या हो जाएगा 50 का आंसर? ऑप्शन है फ्लेमिंग, लेम्बल, टेनिंग, ल्यूवेनहाक की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 50 का आंसर होता है? 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ल्यूवेनहाक। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।